हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज से प्री क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर घटनासार का पोस्टमार्टम करेंगे। घटनासार का पहला लेक्चर होगा जिसमें हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को पहले देखेंगे। आपके पास अगर घटनासार बुक नहीं है तो आप लोग मार्केट से ले लीजिए, क्योंकि बहुत बेहतर बुक है, सही तरीके से चीज़ें इसमें दी गई हैं। और भी बुक्स हैं मार्केट में तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा बेहतर ये है। ओके, पिछली बार उत्तर प्रदेश पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के समय हम लोगों ने घटनासार का पोस्टमार्टम किया था। बहुत से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए थे, जैसे एक क्वेश्चन हमें याद आ रहा है, होम इन द वर्ल्ड बुक पूछी गई थी। और भी बहुत से क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक आपको दे दी जाएगी, वहाँ पर देखिएगा आप लोग, फ़ोटोज़ में पड़े हुए हैं, स्क्रीनशॉट लेके हमने दिखाया था कि ये क्वेश्चन देखिए पूछे गए हैं। ओके, तो आपको आज शाम को इसमें प्री क्रैश कोर्स के अंतर्गत मध्यकालीन भारत का पहला लेक्चर आपको शाम को दिया जाएगा। उसके पहले चलिए शुरू करते हैं घटनासार का पोस्टमार्टम पहला लेक्चर। राष्ट्रीय घटनाक्रम से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकारों का गठन हुआ है। तो इसमें जानना क्या है आपको कि जैसे 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, मणिपुर हो गया, गोवा हो गया, पंजाब हो गया। जानना क्या है, सबसे पहली चीज़ जानना है कि कितनी विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, कौन सीएम बना है। ओके, और उसके अलावा आपको जानना है कि यहाँ पर राज्यसभा कितनी सीटें हैं, लोकसभा कितनी सीटें हैं, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा की सीटों से रिलेटेड क्वेश्चन 2021 पीसीएस में क्वेश्चन बना था। और वैसे भी ये सब राज्य न्यूज़ में है तो बनने की संभावना ज़्यादा है। अभी जैसे उत्तराखंड का पेपर हुआ तो वहाँ पर 2 क्वेश्चन बना था। उत्तराखंड में पूछा गया था कि उत्तराखंड में राज्यसभा कितनी सीट है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, उत्तराखंड में लोकसभा कितनी सीट है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जो जिन सीटों से रिलेटेड क्वेश्चन होता है ज़्यादातर उत्तर प्रदेश पीसीएस में सुमेलित करने के लिए होता है, या फिर दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में सुमेलित करने के लिए या फिर मिलान करने के लिए, वैसे करके दे दिया जाता है क्वेश्चन, या सीधे सीधे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में 117 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा की 13 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें पंजाब में हैं। और यहाँ पर किसकी सरकार बनी है पंजाब में? आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और भगवंत मान पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं। और इन्होंने कहाँ पर शपथ ली है? भगत सिंह के, शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकल, क्या है पैतृक गांव यहाँ पर खटकर कला में इन्होंने शपथ ली। याद रखिए खटकर कला क्या है, तो खटकर कला क्या है, तो ये है शहीद आजम भगत सिंह का पैतृक गांव का नाम है। ओके, वहाँ पर इन्होंने शपथ ली। तो हमने देखा क्या कि पंजाब में विधानसभा की 117 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, 17वें मुख्यमंत्री भगवंत मान बने हैं, राज्यसभा की 7 सीटें, लोकसभा की 13 सीटें हैं कहाँ पर? पंजाब में। और शपथ कहाँ पर ये लिए हैं? शपथ ली हैं शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गाँव खटकर कला में। ओके, ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, मणिपुर लिखा है। मणिपुर में 60 सदस्यीय विधानसभा है, राज्यसभा की 1 सीट, लोकसभा की 2 सीट। यहाँ पर सरकार बनी है एन बीरेन सिंह, राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। एन बीरेन सिंह लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में राज्यसभा की 3, लोकसभा की 5, 70 सदस्यीय विधानसभा है। और यहाँ पर सरकार बनी है, पुष्कर सिंह धामी राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। कौन बने? पुष्कर सिंह धामी राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ओके, याद रहे। बात हम गोवा की करें, गोवा में 40 सदस्यीय विधानसभा है, राज्यसभा की 1 सीटें, लोकसभा की 2 सीटें। यहाँ पर सरकार बनी है, किसकी सरकार बनी है? यहाँ पर प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक सीटें यहाँ पर जीती हैं। ओके, और अब बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, सर्वाधिक सीटें अन्य राज्यों की अपेक्षा। राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें 31, उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें, सर्वाधिक सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है यहाँ पर कि यहाँ पर 48 महिलाओं ने चुनाव जीता है इस बार, 48 महिलाओं ने चुनाव जीता है इस बार। और 37 वर्ष बाद ऐसा कारनामा हुआ है कि कोई पार्टी अपना जो कि लगातार दोबारा सरकार बना पाई हो। इसके पहले योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे, दूसरी बार उन्होंने शपथ ग्रहण की। ओके,
ये सब चीज़ें याद हो जानी चाहिए, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हाँ, दो पॉइंट और, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। ओके। भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला महिला पार्क कहाँ पर बना? पूर्ण स्वामित्व वाला महिला पार्क हैदराबाद, हैदराबाद मतलब तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है। आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है? थीम क्या है इसको आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि दिवस से रिलेटेड और थीम से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए थे उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2021 में। अभी उत्तराखंड पीसीएस का पेपर हुआ, वहाँ पर दिवस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन। अगर आपको दोनों क्वेश्चन याद हो, जैसे कि एक पूछा गया ओजोन दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। एक है सिविल सर्विस डे से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कब होता है, तो ये आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। तो भारत का पूर्ण स्वामित्व वाला पहला महिला पार्क हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। केरल शीर्ष स्थान पर है, उत्तर प्रदेश सबसे निचले स्थान पर है, ये बड़े राज्यों की श्रेणी में। यह रिपोर्ट जो है स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत नामक शीर्षक से जारी की गई, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत शीर्षक से जारी की गई है। केरल के बाद तमिलनाडु, फिर तेलंगाना है और उत्तर प्रदेश 19वें स्थान पर है। लेकिन इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने विश्व बैंक की तकनीकी सहायता और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के गहन परामर्श से विकसित किया है। छोटे राज्यों की श्रेणी में मिजोरम और मेघालय ने अधिकतम वार्षिक क्रमिक प्रगति दर्ज की है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और रेलगाड़ियों को टकराने से बचाने के लिए कवच प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। कवच कहते हैं, कवच, रेलगाड़ियों को टकराने से बचाने के लिए कवच प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन में बैठकर इस सुरक्षा प्रणाली का निरीक्षण किया। यह पूर्णतः स्वदेशी है। जीरो एक्सीडेंट मिशन के तहत रेलवे ने स्वदेशी तकनीक से इस प्रणाली का विकास किया है। अब कैसे करेंगे? कवच प्रणाली में अगर 2 ट्रेन स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो अपने आप ही ब्रेक लग जाता है। इसके अलावा जब ट्रेन फाटकों के पास पहुंचती है तो अपने आप ही सीटी बजने लगती है, ठीक है। भारतीय रेलवे ने चलती ट्रेनों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP प्रणाली तैयार की है, जिसे कवच नाम दिया गया है। इस प्रणाली में उच्च आवृत्ति के रेडियो संचार का प्रयोग किया जाता है, उच्च आवृत्ति के रेडियो तरंगों का रेडियो संचार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कवच प्रणाली हो गया। हाँ, अब 11वीं सदी के रामानुजाचार्य, 11वीं, हाँ एक चीज़ और यहाँ पर है, पुणे में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। पुणे में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण हुआ, मेट्रो भी शुरू की गई वहाँ पर। साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि PM मोदी ने पुणे में ही मूलाथुला नदी परियोजना के कायाकल्प, यानी मूलाथुला नदी के बारे में अगर पूछा जाएगा तो वो कहाँ पर है? पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में। तो शिवाजी की प्रतिमा, मेट्रो भी शुरू की गई और मूलाथुला नदी, ठीक है, वहाँ पर एक मूलाथुला नदी परियोजना भी शुरू की गई, तो कहाँ पर है? पुणे में है, याद रखिए, मूलाथुला नदी याद रखिएगा। रामानुजाचार्य 11वीं सदी के संत की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, समानता, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है और कितनी ऊंचाई है उसकी, उसको आप लोग कमेंट करिएगा। यह है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है भारत में, किसकी है, उसको भी आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, समीक्षा अधिकारी में पूछा गया या उत्तर प्रदेश PCS में पिछली बार पूछा गया। यह हैदराबाद में स्थापित की गई है, हैदराबाद यानी तेलंगाना में। 5 धातुओं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक व टाइटेनियम के मिश्रण से बनी है। 216 फुट ऊंची यह प्रतिमा बैठी प्रतिमा वाली विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर आधारित है, जिसका नाम भद्र वेदी है, ठीक है। 11वीं सदी के दार्शनिक संत रामानुजाचार्य एक समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। 1017 ईस्वी में श्री पेरुम्बदूर में जन्मे, पेरुम्बदूर तमिलनाडु में जन्मे संत रामानुजाचार्य ने देश भर में घूम घूम कर ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करने तथा समानता और सामाजिक न्याय पर बल दिया तथा भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया, ठीक है। तमिलनाडु के
थूथुकुड़ी में अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क। अब फर्नीचर पार्क में क्या होगा, तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क। फर्नीचर पार्क में क्या होगा कि फर्नीचर जो होंगे उनके उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क। ठीक है, कहाँ पर, तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में, तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में, याद रखिएगा। आईओसी के सत्र की 2023 में मेज़बानी मुंबई को, यानी 2023 में मेज़बानी भारत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेज़बानी 2023 में भारत करेगा। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर 2023 में यह आयोजित किया जाएगा। ओके, इसके पहले 139वां सत्र बीजिंग चीन में हुआ था, जहां पर भारत के कुछ प्रतिनिधि शामिल थे, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है अभिनव बिंद्रा पहले भारतीय व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और भारतीय ओलंपिक समिति की सदस्य नीता अंबानी ने हिस्सा लिया था। और होता क्या है, ये बैठक होगी तो क्या होगा, आईओसी सत्र 101 मतदान सदस्यों और 45 मानद सदस्यों की वार्षिक बैठक है, जहां वे ओलंपिक चार्टर में संशोधन, आईओसी सदस्यों और पदाधिकारियों के चुनाव आदि पर निर्णय लेने के लिए एक साथ आते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट जिसका नाम रखा है गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट। गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट कहाँ उद्घाटन हुआ, 550 टन का है इंदौर में। 550 टन का इंदौर में हुआ है। कहाँ पर, 550 टन का इंदौर में हुआ है। गोवर्धन प्लांट वेस्ट टू वेस्ट इनोवेशन की अवधारणा पर आधारित है। गीला शहरी घरेलू कचरा और मवेशियों और खेत से निकलने वाला कचरा गोवर्धन है ना। तो ये सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन इंदौर में हुआ है, 550 टन। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला फिलीपींस पहला देश। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो ब्रह्मपुत्रा और मोस्कोवा, ब्रह्मपुत्रा भारत की नदी, मोस्कोवा नदी कहाँ की, रसिया की नदी, दोनों का नाम मिला के ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मोस मिसाइल बनाया गया है। ठीक है, और इस मिसाइल को खरीदने वाला पहला देश है फिलीपींस। ओके, फिलीपींस। ठीक है, एसडीजी लक्ष्य प्राप्त करने में भारत 192 देशों में 120वें स्थान पर है। अरे ऐसा कैसे हो गया, 192 देशों में 120वें स्थान पर भारत। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी गोल्स जो 17 गोल हैं संयुक्त राष्ट्र के, एसडीजी गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 हैं, उनमें उनको प्राप्त करने में भारत जो है 192 देशों में 120वें स्थान पर है। पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 117 थी, याद रखिएगा, भारत की रैंक पिछले वर्ष 117 थी। 2 मार्च को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 जारी की। भारत 120वें स्थान पर पहुंच गया है, पिछले साल या 117वें स्थान पर था। सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की बात करें तो बिहार 14, यूपी 11 लक्ष्यों में पीछे है। केरल, तमिलनाडु, हिमाचल, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। अब सतत विकास रिपोर्ट 2021 में फिनलैंड जो है नंबर 1 पर है। फिनलैंड नंबर 1 पर है, भारत 120वें स्थान पर है 2021 की रिपोर्ट में। ओके, ठीक है, पिछली वर्ष 117 पे था भारत। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और लिखी गई है कि काजू वैली तमिलनाडु का नया पक्षी अभ्यारण्य। काजू वैली तमिलनाडु का नया पक्षी अभ्यारण्य, नाम अच्छा है। तो इसके साथ ही पक्षी अभ्यारण्य की संख्या तमिलनाडु में हो गई 16। और उत्तर प्रदेश में कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं, सर्च करिए, नीचे कमेंट करिए, कमेंट जरूर करिए। कमेंट करेंगे तो, कमेंट करने के लिए आप सर्च करेंगे तो आपको नॉलेज होगा, आपको पता चलेगा हाँ इतने हैं। बाद में फिर कभी रिवाइज कर लेंगे, क्वेश्चन पूछ दिया गया, आप कर ले जाओगे, सिलेक्शन हो सकता है। तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य है। देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक कहाँ पर, गुजरात हाई कोर्ट में। डिजिटल जस्टिस क्लॉक कहाँ पर, गुजरात हाई कोर्ट में। अब हाल के समय में राज्य की अदालतों में ई सुविधा का दायरा बढ़ा है, जिसमें ई कोर्ट फीस समेत अन्य सेवाएं ऑनलाइन डिजिटाइजेशन से उपलब्ध हैं। ओके, इसके चलते जस्टिस डिलीवरी सिस्टम और आसान बना है। अब डिजिटल जस्टिस क्लॉक कहाँ पर पहली शुरू की गई है, उद्घाटन किया गया गुजरात हाई कोर्ट में। अब है क्या ये डिजिटल जस्टिस क्लॉक से आज उच्च न्यायालय और राज्य के अन्य अदालतों के परिसरों के भीतर एक आउटडोर डिस्प्ले एलईडी वाल लगाने से है, जिसमें लंबित मामलों के निपटान की जानकारी लगातार दर्शाई जाती रहेगी। ठीक है, यही है।
केरल में एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस, केरल में एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया है। और यह बर्ड एटलस भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस है, जिसमें 25,000 चेकलिस्ट का कवरेज है। ठोस आधारभूत लाइन डेटा तैयार किया गया है इसमें, जिससे आप पता चल सके कि विभिन्न प्रजातियों के पक्षी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में उनकी आज़ादी ज़्यादा है। तो कहाँ पर है एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस? केरल में। ओके। रेड सैंडर्स संकटापन्न सूची में शामिल। रेड सैंडर्स जो पुष्पा मूवी आप देखे हैं ना कि झुकेगा नहीं, फ्लावर समझे क्या फावर है, नहीं फ्लावर समझे क्या फायर है मैं जनवरी 2022 में रेड सैंडर्स यानी रक्त चंदन लकड़ी या रेड सैंडलवुड को, जिसे 2018 में IUCN, अब IUCN क्या है इसको सर्च करिएगा। IUCN कब बना इसको भी कमेंट करिएगा। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है इसको भी कमेंट करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। रेड डेटा लिस्ट में नियर थ्रेटेंड के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, अब उसे संकटापन्न की सूची में डाल दिया गया। रेड सैंडर्स, ठीक है। तो रेड सैंडर्स यही रक्त चंदन लकड़ी या रेड सैंडलवुड, जिस पर पूरी पुष्पा मूवी बन गई है, पुष्पा पिक्चर बन चुकी है, ठीक है। तो अब उसको इंडेंजर्ड की सूची में डाल दिया गया है। ये यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण, वैसे यूपीएससी इस पर एक क्वेश्चन पूछ भी चुका है पहले और पूछ भी सकता है। यह भारत में सर्वाधिक तस्करी की जाने वाली लकड़ी है, जो पूरी दुनिया में केवल शेषाचलम के पहाड़ी क्षेत्र और उससे लगे हुए क्षेत्रों में पाई जाती है। शेषाचलम की पहाड़ी क्षेत्र और उससे लगे कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। अब शेषाचलम का पहाड़ी क्षेत्र कहाँ है ये भी आप लोग सर्च करेंगे, मैप में देखेंगे कहाँ है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र इसके मूल निवास स्थान है। मूल निवास स्थान है, मूल निवास जो होता है उसको एंडेमिक कहा जाता है, अर्थात इसी क्षेत्र की एंडेमिक है। शेषाचलम हिल्स और मल्लमाला पहाड़ियों में इसकी तस्करी की जाती है ना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में इसके मूल निवास स्थान है और यहीं पहाड़ियों में पाए जाते हैं शेषाचलम हिल्स और मल्लमाला हिल्स। नल्लामाला हिल्स कहाँ है इसको आप लोग कमेंट करिएगा। और 2018 या 2019 पीसेस फ्री में ही पूछ लिया गया क्वेश्चन है, नल्लामाला हिल्स कहाँ है। तो आप लोग सर्च करेंगे तो याद रहेगा, पता रहेगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा सिलेक्शन। छोटी छोटी चीज़ें पूछ दी जाती हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है रेड सैंडर्स का? औषधियाँ बनाने में, कॉस्मेटिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जापान में बनाने में, फर्नीचर बनाने और एफ्रोडिसियाक यानी कामोद्दीपक के रूप में किया जाता है। अब आगे क्वेश्चन क्या है? दुर्गा पूजा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल। दुर्गा पूजा यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति, इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ने 16वें सत्र के दौरान कोलकाता की दुर्गा पूजा को याद रखिएगा, को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही दुर्गा पूजा के शामिल होने के बाद भारत की अब 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल है, ठीक है। 14 हो गए दुर्गा पूजा को शामिल करने के बाद। 2017 में कुंभ मेला, 2016 में योग एवं नवरोज को इस सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। 16वां सत्र दिसंबर 2021 तक पेरिस में आयोजित किया गया। कहाँ पर? 2023 पेरिस में आयोजित किया, क्योंकि इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन एक बार पूछ दिया गया था, याद रखिए। 16वां सत्र दिसंबर 2021 पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया, ठीक है। केरल में देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर। अब ग्राफीन क्या है? ग्राफीन एक कार्बन का अपरूप कह सकते हैं, कार्बन का, ये नैनो टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी कह क्या है ही नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी आपके मेंस में सीधी सीधी एक टॉपिक है, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी में ग्राफीन का प्रयोग जो है कि ये ग्राफीन का जब छोटे छोटे उसको जोड़ के बनाया जाता है तो बहुत मजबूत संरचना बनती है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करिएगा, जानिएगा आखिर ग्राफीन है क्या। केरल में देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, कहाँ पे? केरल में। देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में, ठीक है भैया। सड़क पर चलने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस। बेचारे एक तो सड़क पे जा रहे हैं, मार दिए धक्का और फिर एम्बुलेंस लेके आओ। कहाँ पे शुरू किया गया है? चेन्नई तमिलनाडु में, है ना। इंसानों ने जंगलों में बना दिया है रेलवे ट्रैक, जंगलों में बना दिया है रोड, और जाते हैं और मार देते हैं धक्का, और उसके बाद जो है कि बहुत से जानवर मर जाते हैं। इसलिए चेन्नई तमिलनाडु में इसके लिए एक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है कि अगर जो भी जानवर ऐसे घायल होंगे उनको एम्बुलेंस के द्वारा तुरंत चिकित्सा यानी उपचार उनका किया जाएगा। अब
इसकी शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन 4PAW के सहयोग से की गई, याद रखिए केरल में, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है नीचे, भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। जिला सुशासन सूचकांक, सुशासन, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस क्या है? गुड गवर्नेंस वो होता है जैसे एक संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा शुरू किया गया गुड गवर्नेंस। इसमें एक शुरू नहीं किया गया, गुड गवर्नेंस में बताया गया यूएनडीपी के द्वारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ विशेषताएं, फीचर्स उसके दिए गए हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट हो, ऐसी गवर्नेंस हो, ऐसा प्रशासन हो कि एकदम साफ दिखे, अकाउंटेबल हो, जवाबदेह हो, इस प्रकार की और कैरेक्टरिस्टिक हैं। और एक गुड गवर्नेंस टॉपिक पूरा एक गवर्नेंस सेक्शन है जीएस पेपर 2 में आपका। इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस मेंस में, तो आपको जब पढ़ेंगे या फिर हम खुद पढ़ाएंगे, मेंस पूरा कंप्लीट किया जाएगा तब उसमें पढ़ाया जाएगा, है ना। तो भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर लिखा गया कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के यूनियन सेक्रेटरी श्री श्रीवास्तव ने जम्मू कश्मीर के लिए डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडिया की पहली कॉपी जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता को सौंप दी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस किस मंत्रालय के, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये आप लोग कमेंट करिए। कभी कभी यूपीएससी में क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट पूछा जाता है, पूछ देंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, पूछा जा सकता है, या उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। अच्छा पेपर बनाएंगे तब, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस 10 सेक्टरों में वितरित किए 58 संकेतकों के साथ जम्मू कश्मीर के जिलों में शासन की स्थिति का आकलन करने की एक पहल है। ओके। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा जारी किया गया है ना, जारी किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर को एक बार पुनः देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है। इंदौर को एक बार पुनः देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है। यह लगातार 5वां वर्ष है जब इंदौर को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। इंदौर को 5वां वर्ष है। इंदौर के बाद सूरत व विजयवाड़ा दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। और थोड़ा सा कम आबादी की बात करें, कम 48वें स्थान पर कोटा राजस्थान का है। कम आबादी की बात करें तो 1 से 3 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छतम शहर का पुरस्कार नई दिल्ली को प्राप्त हुआ है। ओके, ठीक है। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल हुआ श्रीनगर। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल हुआ श्रीनगर। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में श्रीनगर को शिल्प और लोक कलाओं के रचनात्मक शहर यूनेस्को के रूप में नामित किया गया। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, श्रीनगर शहर को स्थापित किसने किया था? हिस्ट्री में जा सकते हैं। श्रीनगर शहर को स्थापित किसने किया था? आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही श्रीनगर के साथ ही जब श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया तो इसके साथ ही भारत में यह 6वां शहर हो गया। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी और जयपुर के बाद श्रीनगर यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का 6ठा शहर है। समुद्रयान परियोजना क्या है? समुद्रयान परियोजना केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आधिकारिक तौर पर चेन्नई में समुद्रयान परियोजना मानवयुक्त महासागर मिशन का शुभारंभ किया है। मानवयुक्त महासागर मिशन का शुभारंभ हुआ है। गहरे पानी के अंदर मानवयुक्त वाहन का प्रयोग करना है, इसका उद्देश्य है। यूनिक ओशन मिशन का उद्देश्य उप समुद्री गतिविधियों के संचालन हेतु गहरे पानी के अंदर मानवयुक्त वाहन का प्रयोग करना है। इसके साथ ही भारत इन देशों की श्रेणी में आ गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान और फ्रांस की श्रेणी में आ गया। इस प्रकार का कुछ करने के मामले में जैसे देशों के, इन जैसे देशों के एलिट क्लब में शामिल हो गया। इस पूरी परियोजना में 6000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। मत्स्य 6000 का कोड नेम दिया गया है और यह 6000 टाइटेनियम धातु से बना है। 6000 करोड़ रुपए भी लगे हैं। मत्स्य 6000 टाइटेनियम धातु से बना है, ठीक है। इस परियोजना के तहत गहरे पानी में चलने वाली सबमर्सिबल को मत्स्य 6000 का कोड नेम दिया गया है। ओके, इसे चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया। अब क्वेश्चन बन सकता है उत्तर प्रदेश पीसीएस में कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी मत्स्य 6000 क्या है? तो मत्स्य 6000 क्या है? इस गहरे पानी में चलने वाली सबमर्सिबल को मत्स्य 6000 कोड नेम दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और राज्य ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा
ब्यूरो स्टेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में कर्नाटक नंबर 1 पर है, शीर्ष पर बना हुआ कर्नाटक राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ठीक है। कर्नाटक शीर्ष पर है, राजस्थान दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर है, ठीक है। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और अलायंस फॉर एन एनर्जी के द्वारा जारी किया जाता है। अलायंस फॉर एन एनर्जी के द्वारा जारी किया जाता है। अलायंस फॉर एन एनर्जी के द्वारा जारी किया जाता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और अलायंस फॉर एन एनर्जी के द्वारा यह जारी किया जाता है, जिसमें क्या है, कर्नाटक शीर्ष पर है, राजस्थान दूसरे स्थान पर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है कि 9वें स्थान पर है, 9वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तो इसी के साथ जो राष्ट्रीय घटनाक्रम का करंट अफेयर था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। हमने इसमें बहुत सी चीज़ें देखी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोगों ने देखा, जैसे समुद्रयान परियोजना के बारे में देखा, यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की श्रेणी में शामिल हुआ श्रीनगर, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार इंदौर को फिर दिया गया, भारत का पहला जिला सुशासन जम्मू कश्मीर में ये देखा हम लोगों ने। इसके अलावा तमिलनाडु में जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस शुरू की गई, ये हम लोगों ने देखा। केरल में देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर। उसके अलावा यूनेस्को की अमूर्त विरासत, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में क्या हुआ, कोलकाता की दुर्गा पूजा शामिल हुई, 16वां सत्र पेरिस में आयोजित हुआ, ठीक है। और यहाँ पर रेड सैंडर्स जो है, रक्त चंदन जो उसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में घोषित कर दिया गया है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है। केरल में एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस लॉन्च किया गया। उसके अलावा डिजिटल जस्टिस क्लॉक गुजरात हाई कोर्ट, काजू वैली तमिलनाडु का नया पक्षी अभ्यारण्य, ओके। सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों का प्रदर्शन कुछ इस प्रकार का रहा और भारत की रैंक 120 हो गई। पिछले वर्ष भारत की रैंक जो कितनी थी, 117 थी, और इस रिपोर्ट में 100 पहले नंबर पर फिनलैंड देश है, ओके। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला फिलीपींस पहला देश बन गया है। उसके अलावा यहाँ पर IOC की 2023 की मेज़बानी मुंबई को दी गई, यानी भारत को दी गई है। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट इंदौर में, तमिलनाडु के थूथुकुडी में अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क, पुणे में शिवाजी की प्रतिमा, उसके साथ मुलाथुला नदी परियोजना, रामानुजाचार्य स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में, पंच धातुओं कॉपर सिल्वर गोल्ड जिंक व टाइटेनियम के मिश्रण से बनी हुई है, ओके। और यहाँ पर कवच प्रणाली, रेलगाड़ियों को टकराने से बचाने के लिए कवच प्रणाली लॉन्च कर दी गई। राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में केरल पहले नंबर पर है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। मिजोरम और मेघालय छोटे राज्यों में नंबर 1 पर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश 19वें नंबर पर है, ओके। भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला महिला पार्क हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है, इसको आपको बताना है। और यहाँ पर कुछ राज्यों से रिलेटेड चीज़ थी, जैसे पंजाब में राज्यसभा की 7 सीटें, लोकसभा की 13 सीटें, 117 विधानसभा। उत्तराखंड में 70 सीटें हैं विधानसभा की, लोकसभा की 5, राज्यसभा की 3। मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें, राज्यसभा 1, लोकसभा 2। गोवा में राज्यसभा की 1 सीट, लोकसभा की 2 सीट, विधानसभा में 40 सीटें। उत्तर प्रदेश की बात करें, 403 विधानसभा, राज्यसभा 31, लोकसभा 80। 48 महिलाओं ने चुनाव जीता है इस बार। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। 37 वर्ष बाद ऐसा कारनामा हुआ कि दोबारा कोई मुख्यमंत्री बना है, लगातार कोई पार्टी दोबारा जीत कर आई है। तो ये रहा पूरा राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी जो है उसका जो घटना सारम दिया गया था, उसका पूरा पोस्टमार्टम बेहतर तरीके से। आगे आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले तो जो क्वेश्चन दिए गए उसको कमेंट करिए। आगे आपको आज शाम को आज लेक्चर आपको शाम को मध्यकालीन भारत के इतिहास का लेक्चर दिया जाएगा। बहुत बेहतर तरीके से जुड़े रहिए, जितना टाइम दिया गया उस प्रकार से पढ़ते रहिए, जो किताबें बताई गई उसको पढ़ते रहिए। सिलेक्शन अपने आप होगा, सिलेक्शन होके रहेगा। करंट अफेयर की टेंशन छोड़ दीजिए, किसी सब्जेक्ट की टेंशन छोड़ दीजिए, बस सही तरीके से जो किताबें बताई गई हैं, नहीं है किताबें उसको पढ़िए, लेक्चर जाकर देखिए, जो किताबें बताई गई हैं उसमें उसको लाइए, पढ़िए, तभी सिलेक्शन होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।